चंबा की हरी भरी वादी में घनश्याम और उसका भाई कृष्ण मोहन का टूरिज्म का बहुत अच्छा बिजनेस था। उनकी कई बसें चलती थीं। अब वे एक नई ब्रांच खोलने को थे। घनश्याम, आज हमारी कंपनी में पार्टी आने वाली है। हम उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये डील पक्की हो जाएगी तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भैया, वैसे भी अभी मार्केट में हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। एक दिन कृष्ण मोहन और उनकी पत्नी कार से जाते हैं। वहां अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राखी था। अब वह अपने चाचा घनश्याम के पास रहने लगी। राखी की चाची आरती बहुत अत्याचारी स्वभाव की थी। आरती खुश होकर मन ही मन में कहने लगी, मजा आ गया, इतनी सारी संपत्ति भी हमें मिल गई और साथ में एक नौकरानी भी। घनश्याम तो बाहर अपने काम पर चला जाता तो आरती उस बेचारी राखी पर बहुत जुल्म करती। बड़े अंधेरे ही उसको जगा देती और कहती, चल उठ, जल्दी से झाड़ू पोछा करके नाश्ता भी बना ले। राखी अभी छोटी थी, वह अच्छा नाश्ता नहीं बना पाती तो आरती उसकी खूब पिटाई लगाती और उससे कहती, केवल बैठे बैठे खाने भर की है। हाँ, हमने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है? कोई बढ़िया चीज खाने के लिए आती तो वह अपनी बेटी रोली को दे देती और कहती, लो बेटी रोली, सेब खा लो, तुम तो बहुत दुबली होती जा रही हो। राखी यह सब देखकर ललचाती और कहती, चाची मुझको भी दे दो थोड़ा सा। चल हट, हाँ, इतना फालतू नहीं भरा पड़ा है हमारे यहाँ। हाँ, तो फिर मैं कोई काम नहीं करूंगी। इस बात पर आरती ने उसकी बहुत पिटाई लगाई। उसी समय घनश्याम आ गया। उसने यह देखा तो कहा, अरे, उस बेचारी बच्ची को क्यों मारती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी कितनी बड़ी संपत्ति हम लोग लिए बैठे हैं। भगवान से डरो। जाओ जाओ, तुम डरो भगवान से। अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं तो तुम चुप बैठो। हाँ। घनश्याम परेशान होकर वहां से चला गया, लेकिन आरती तो अब राखी से चिढ़ गई थी। उसने राखी से कहा, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं तो जब तक तू यहाँ रहेगी ना, यह तेरा चाचा रोज मुझसे लड़ाई किया करेगा। आरती डरने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि घनश्याम राखी की संपत्ति उसको दे दे। वह बहुत लालची थी, इसलिए दिन रात तरकीब लगाने लगी। एक दिन एक बाजीगर खेल दिखाने आया। उसने कहा, मुझे एक बच्चे की तलाश है जो मेरे साथ काम कर सके। आरती ने उस बाजीगर से राखी का सौदा कर लिया। आरती बोली, मैं 2 लाख रुपए लूंगी, तुम इसे हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले जाना, आसपास नजर भी मत आना। बाजीगर ने कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर मुंबई चला जाऊंगा। अब आरती सोचने लगी कि राखी को वह बाजीगर के हाथों किस प्रकार सौंपे। उसको यह मौका भी मिल गया। शहर में मेला लगता था। आरती राखी से बोली, चल राखी, तुझे मेला दिखाने ले चलूं। चाची, आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिखाया, आज मुझे मेला दिखाओगी? हाँ, तू क्या मेरी बेटी नहीं है? अब मैं तुझे खूब प्यार करूंगी। वह राखी को लेकर मेले में गई। वहां उसको खूब मिठाइयां खिलाई और झूले पर भी बिठाया। राखी झूला झूलने लगी तो आरती वहां से गायब हो गई। असल में उसने तमाशा दिखाने वाले को 2 लाख रुपए लेकर राखी को उसे बेच दिया था। झूले से जैसे ही राखी उतरी, बाजीगर ने उससे कहा, चलो, तुम्हारी चाची ने तुमको बुलाया है। बाजीगर उसको अपने साथ मुंबई ले गया। तेरी चाची ने तुझको 2 लाख रुपए में मुझको बेच दिया है। अब तू करतब सीख। यह सुनकर तो राखी रोने लगी। मुझे रस्सी पर चढ़ने से डर लगता है, मुझे चोट लग जाएगी, मैं नहीं कर सकूंगी। इस बात पर बाजीगर ने उसकी बहुत पिटाई लगाई और कहा, अरे, मैंने भरपूर रुपए दिए हैं, अब तू मेरी गुलाम है।
तुझे मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिटाई के डर से अब राखी करतब सीखने लगी। करतब करते करते कई बार उसको चोट भी लग जाती। फिर वह अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती। हे भगवान, मेरा इससे पीछा कब छूटेगा। ये तो कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो 2-2 दिन खाना भी नहीं देता है। अब तो राखी ने कई हैरत अंगेज करतब सीख लिए थे। रस्सी पर चलना, सिर पर गगरी रखकर रस्सी पर चलना। अब बाजीगर उससे खुश रहने लगा। अरे वाह, तेरी वजह से मेरी बहुत आमदनी होने लगी है। एक दिन राखी अपने करतब दिखा रही थी। भीड़ लगी हुई थी। तभी उधर सड़क पर से एक कार निकली। उसमें से एक आदमी ने उसे करतब करते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह आदमी बाजीगर के पास आया और बोला, ये लड़की तुम्हारी है? हाँ हाँ, देखो मेरा नाम अजीत है, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, मैं इसे ट्रेनिंग दूंगा और इसे फिल्म में काम दूंगा। ये बहुत अच्छा काम करेगी तो तुम्हें भी ढेर सारे रुपए मिलेंगे। बाजीगर खुश हो गया और बोला, अरे ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है, आप इसको ले जाओ। भला मुझे और क्या चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझको भी 4 पैसे मिलेंगे। प्रोड्यूसर अजीत के कोई बच्चा नहीं था। इतनी प्यारी बच्ची को वह गोद लेना चाहता था। उसने बाजीगर को पैसे देकर उस लड़की को गोद ले लिया। अब तो राखी के ठाठ हो गए। प्रोड्यूसर अजीत अपनी टीम से कहता है, अगला शूटिंग स्पॉट हमारा खूबसूरत प्लेस चंबा होगा। फिर शूटिंग के लिए जिस खूबसूरत जगह पर वे गए, उस जगह को देखकर राखी चौंक पड़ी। उसे वह जगह जानी पहचानी लगी। वह खुशी से बोली, अरे ये तो मेरा ही गांव है। यहाँ मेरे चाचा चाची रहते हैं। अरे तो क्या तुम बाजीगर की बेटी नहीं थी? नहीं। अजीत आश्चर्य में रह गया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तब तो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये बताओ तुम कहाँ पर रहती थी? राखी भागकर अपने चाचा घनश्याम के घर में गई। पीछे पीछे प्रोड्यूसर अजीत भी गए। घनश्याम ने जब राखी को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने राखी को गले से लगा लिया और बोला, राखी तू? तुझको मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा मेरी बच्ची। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तुझको तो ढूंढते ढूंढते हम थक गए। बेटी तू कहां चली गई थी? तेरी चाची ने बताया कि तुझे मेले से कोई किडनैप करके ले गया था। अजीत ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया और कहा, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूं। तुम्हारी पत्नी ने इसको एक बाजीगर के हाथ में बेच दिया था। बाजीगर इसको करतब सिखा रहा था, तभी मेरी नजर इस पर पड़ गई। लड़की टैलेंटेड थी तो मैंने इसको गोद ले लिया है। क्या? यह सुनते ही घनश्याम तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। वह आरती से बोला, तेरे कर्मों के कारण आज ये दशा है। इस बीच में घनश्याम को बहुत घाटा हो गया था। अब वे लोग बहुत गरीब हो चुके थे। आरती अब अपने कर्मों पर पछतावा कर रही थी। उसने देख लिया था कि एक अनाथ लड़की आज लाखों की दौलत से खेल रही है और वह खुद गरीब हो चुकी है। माँ, आज बहुत सारे गुब्बारे बेचे हैं। इनमें तो दवाई आ जाएगी ना? तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बाहर मत जाया कर, पर क्यों नहीं मानती? अंतरा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन माँ, तुम्हारी दवाई भी तो जरूरी है। दवाई नहीं खाओगी तो कैसे सही होगी? लेकिन मेरी बच्ची, ये जमाना बड़ा खराब है। तू लड़की है। जानती हूँ माँ, तुम अच्छी हो जाओ, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज बाबा हमारे साथ होते तो गोलू और मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। मुझे और गोलू को यूं रोड पर गुब्बारे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। अंतरा जानती थी कि वह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि वह ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। गुब्बारे बेचकर सिर्फ घर का खर्चा चल सकता है, बीमारी का खर्चा नहीं।
वह लेटी हुई यही सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सलोनी 13 साल की है और गोलू 9 साल का। 7 साल से उनके पिता का कुछ अता पता नहीं है। अंतरा सोच रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हाय। ये सोचकर अंतरा को घबराहट होने लगी और अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सलोनी जोर जोर से रोने लगी। दोनों बच्चे उसके हाथ पैर मसलने लगे। सलोनी बोली, क्या हुआ माँ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? गोलू, तू माँ को देख, मैं जरा निहाल चाचा को बुलाती हूँ। अंतरा ने कहा, नहीं सलोनी, तू कहीं मत जा। दोनों बच्चे मेरे पास बैठो। ये कहते हुए अंतरा को तेज खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। माँ, ये तुम्हारे मुंह से तो बहुत खून आ रहा है। सलोनी ने रोते हुए पूछा, सलोनी सुन सुन मेरी लाडो, सुन, शायद भगवान के घर से मुझे बुलावा आ गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। कभी भी कोई गलत काम मत करना, और अगर कभी तुम्हारे बाबा लौट कर आ जाए तो उनके साथ चली जाना। नहीं माँ, हमें बाबा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ माँ चाहिए, बाबा नहीं। अंतरा ने रोते हुए अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। मैं भी जीना चाहती हूँ मेरे बच्चों, पर मेरी जिंदगी पर अब मेरा अधिकार नहीं। माँ, मैं आती हूँ। चाचा, चाचा। हाँ सलोनी, तू इतनी घबराई सी क्यों है और तू रो क्यों रही है? चाचा जल्दी चलो, माँ मरने वाली है। ये क्या कह रही है सलोनी बेटी? हाँ चाचा, माँ ने बताया कि उनका समय आ गया है। तू चल, मैं भी आया। जब से सलोनी के पिता लापता हुए थे, तब से निहाल और उसका परिवार हर तरह से अंतरा और उसके बच्चों की मदद करता था। निहाल दौड़ा हुआ आया और बोला, अरे ये क्या, इसके मुंह से तो इतना खून बह रहा है। अरे कोई है, जल्दी से इसको अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। 3 दिन बीत गए। अंतरा अस्पताल में है। दोनों बच्चे गुब्बारे बेचकर अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। बिना माँ के घर सूना सूना लगता है। कभी कभी गोलू माँ को याद करके रोता है। दीदी, माँ ठीक हो जाएगी ना? वो कब आएगी? तब सलोनी उसे समझा बुझाकर सुला देती है। यूं तो 3 दिनों से सुधा चाची बच्चों के पास सो जाती है, लेकिन फिर भी सलोनी और गोलू को बिना माँ के रात में डर लगता है, क्योंकि माँ जैसी सुरक्षा उनके आसपास नहीं है। सलोनी को हालातों ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। निहाल चाचा ने बताया कि अंतरा आज अस्पताल से घर आ जाएगी, तो दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। दीदी, अब हमारी माँ को कुछ नहीं होगा ना? अब तो वो ठीक हो गई है। इतनी बड़ी तो अभी सलोनी भी नहीं थी कि वह अपनी माँ की बीमारी का अंदाजा लगा सकती। सलोनी बोली, हाँ गोलू, माँ ठीक हो गई है। अब हम खूब कमाएंगे और अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। अंतरा घर आ गई। डॉक्टर ने निहाल को चुपके से बता दिया था, देखिए अंतरा कुछ ही दिन की मेहमान है, इसलिए इसका सही तरह से ख्याल रखें। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। ये बात अंतरा ने भी छुपकर सुन ली। ये सुनकर निहाल को भी बड़ा दुख पहुंचा। अंतरा घर आकर अच्छा महसूस कर रही थी। जब तक मेरी जिंदगी है, अपने बच्चों के साथ ही रहूं। मैं हर एक पल इनके साथ जीना चाहती हूँ। कुछ समय सही गुजर गया। सलोनी आज बड़ी खुश थी,
किसी बड़े आदमी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उससे 500 रुपए के गुब्बारे खरीदे थे। 500 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अंतरा भी खुश थी। आज पता नहीं उसका मन कैसा हो रहा था। वह बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। उसका कमजोर शरीर, पीला पड़ा हुआ रंग अपने बच्चों की तरफ देखकर उसे एक दर्द सा उभरने लगता है। अंतरा कहती है, सलोनी, गोलू, सुनो। हाँ माँ। बताओ बेटा, क्या खाओगे? आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाकर अपने हाथों से खिलाऊं। दोनों बच्चे चहक उठे। अच्छा माँ, आज ना आलू की सब्जी और पूरी बना लो, बहुत दिनों से खाए नहीं है। जब से अंतरा की तबीयत खराब थी तब से सलोनी ही खाना बना रही थी। सलोनी को गोल रोटी बेलनी नहीं आती थी, इसीलिए वह दाल भात ही पका लेती थी और उससे ही पेट भर लेते थे दोनों बच्चे। अंतरा ने आलू पूरी बनाए, दोनों को अपने हाथों से खिलाया। उसकी आंखों में वात्सल्य प्रेम था। ममता आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। खाना खाकर जब दोनों बच्चे सो गए, अंतरा की आंखों में आज नींद नहीं थी, बल्कि उसे घबराहट हो रही थी। देर रात अंतरा को खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। बच्चों की नींद ना खुले, इसलिए खुद ही अकेली मौत से लड़ती रही। वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, बस मेरे बच्चे थोड़े से बड़े और हो जाएं। वह अपना दर्द और तकलीफ सहन करती रही। कुछ गहने जो उसकी माँ ने उसकी शादी में उसे दिए थे और कुछ रुपए जो उसने पाई पाई करके जोड़े थे, सलोनी के कपड़ों में उसने छुपा कर रख दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। कांपते हुए हाथों से उसने एक चिट्ठी भी लिख कर रखी। सुबह हो चुकी थी। गोलू ने मां को देखा। उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह और बिस्तर खून से लथपथ थे। मां को देखकर वह जोर से चिल्लाया, दीदी! सलोनी दौड़ कर आई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हो गया है मेरी माँ को? माँ बोलो, बोलती क्यों नहीं? उठो माँ, उठती क्यों नहीं? माँ, माँ। दोनों बच्चे माँ को जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ कहाँ थी? माँ तो जा चुकी थी। दोनों बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। सलोनी ने अपने भाई को गले लगाया। गोलू, चुप हो जा, अब माँ कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन बीत गए। बच्चे अब संभल चुके थे और फिर वही दिनचर्या। इसी तरह एक महीना गुजर गया। माँ की याद आई तो सलोनी ने अपनी माँ के कपड़ों को देखा। वह माँ की साड़ी को देखकर रोने लगी। फिर उसकी नजर वहां रखी एक पोटली पर गई। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ गहने और एक चिट्ठी मिली। यह वही चिट्ठी थी जो उसकी माँ ने उस रात तड़पते हुए लिखी थी। उसमें लिखा था, सलोनी, तू बड़ी है, गोलू अभी छोटा है। शायद तू मेरी बात को अच्छे से समझ लेगी। शायद अब मैं ना बचूं, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे लिए तड़पती रहेगी। मैंने कुछ गहने और पैसे रखे हैं, तुम दोनों के काम आएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरे बाद तुम दोनों अनाथ हो जाओगे। दुनिया तुम्हें न जाने किस किस नजर से देखेगी बेटा। अपना ख्याल रखना। इस चिट्ठी के पीछे तुम्हारे बाबा के घर का पता लिखा है। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे बाबा कहीं लापता हो गए थे, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझसे बहुत साल पहले नाराज होकर चले गए थे।
और वहीं उन्होंने किसी और से शादी कर ली। पर क्या पता तुम दोनों को देखकर उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। मेरे बाद इस चिट्ठी के पीछे लिखे पते पर चले जाना, वहां तुम्हारी दूसरी माँ भी होगी। उसे कभी सौतेली माँ मत समझना। मुझे माफ कर देना, ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी। मेरे बाद गोलू का ख्याल रखना सलोनी। चिट्ठी पढ़कर सलोनी को बाबा के लिए बहुत बुरा लगा और उसने सोचा, बाबा, आपने क्यों ऐसा किया? नहीं करना चाहिए था ऐसा आपको। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर बाबा से मिलने की उम्मीद भी थी उसे। गोलू को साथ लेकर वह उस लिखे हुए पते की तरफ निकल गई। कुछ घंटों बाद वह अपने बाबा के घर के सामने थी। एक व्यक्ति जो घर से बाहर निकला, वह ही उसका बाबा था। अपने बाबा को देखकर वह उनसे लिपट गई। बाबा ने उसे पहचान लिया। सलोनी, मेरी बच्ची है तू यहाँ कैसे? सलोनी बोली, बाबा, माँ मर चुकी है। क्या कह रही है तू? हाँ बाबा, मरने से पहले माँ ने ये चिट्ठी लिखी थी जो मुझे अब मिली है। उसके बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे, मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है। अब हम एक साथ रहेंगे। अंदर चलो। हाँ, अंदर चलो। और फिर उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। संदीप एक गरीब परिवार से था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो वह अनसुना करता रहा, लेकिन वह आवाज इतनी बढ़ने लगी कि वह उस आवाज तक पहुंचने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। उसने सुना कि ये आवाज एक बहुत बड़े लकड़ियों के ढेर के नीचे से आ रही है। वह बोला, हे भगवान, इन लकड़ियों के अंदर कोई बच्चा फंसा है। ओहो, बहुत तेज गर्मी है, वो कैसे सांस ले रहा होगा। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। मैं उसे निकालने की कोशिश करता हूं। संदीप ने सारी लकड़ियां हटा दी। उसने देखा कि उन लकड़ियों के नीचे एक सूखा हुआ कुआं है जिसमें एक बच्चा पड़ा है। उसने उस बच्चे को बाहर निकाला और देखा कि वह एक लड़की है। कोई जानबूझकर उसे कुएं में फेंककर लकड़ियों से ढक गया था। वह जल्दी से उसे घर लेकर आया और अपनी पत्नी माधुरी से बोला, अरे माधुरी, ओ माधुरी, अरे जल्दी बाहर आओ। माधुरी बोली, अरे ये बच्ची कौन है? अरे वो बाद में बताता हूं, पहले तुम इसके मुंह में पानी तो डालो। माधुरी ने उसे पानी पिलाया। बच्ची चुप हो गई। माधुरी, ये बच्ची मुझे जंगल में पुराने कुएं से मिली है। पता नहीं कौन छोड़कर गया है। बेचारी थोड़ी देर और नहीं जाता तो मर जाती। तो आप इसे यहाँ क्यों उठा लाए? अरे तो और क्या करता भाग्यवान, वहां क्या ऐसे मरने के लिए छोड़ देता? तो हमने क्या अनाथ आश्रम खोला हुआ है? अरे कभी तो अच्छे बोल बोला कर। लड़की जात है, किसे सौंप दूं? घर में 4 खाते हैं, एक और सही। बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। काजल बेटा, सोनम के छोटे कपड़े रखे होंगे, ला दे, बदल देती हूँ। बच्ची बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम रूपम रखा गया। संदीप सुबह अपनी भेड़ बकरियों को चराने निकल जाता। शाम को जब वह लौटता तो उनका दूध निकालकर डेयरी पर दे आता। यही उसकी कमाई थी। समय बीतता गया। संदीप तो चला जाता, लेकिन माधुरी पूरे दिन रूपम से काम करवाती थी। वह बहुत ही चालाक औरत थी। माधुरी बोली, सुन रूपम, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। ये अनाज रखा है, इसे चक्की पर पीस ले। लेकिन माँ, मुझे पीसना नहीं आता। खाना तो आता है, एक बार मैं बता देती हूँ, फिर तू आसानी से पीस लेगी। हाँ। रूपम पूरे दिन अनाज पीसती रही, लेकिन संदीप के आने से पहले माधुरी ने उसे चक्की से हटा दिया। रूपम काजल और सोनम के पुराने कपड़े पहनकर दोनों बहनों की जूठन खाकर बड़ी होती रही। वह उनके साथ स्कूल भी जाती थी,
मगर माधुरी उसे पढ़ने का समय ही नहीं देती थी कि कहीं वह उसकी बेटियों से ज्यादा ना पढ़ जाए। एक दिन संदीप को बुखार चढ़ा आया। उसने माधुरी से कहा, माधुरी, आज तुम भेड़ बकरियों को चरा लाओ, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो माधुरी बोली, मेरे वश की बात नहीं है पूरे दिन जंगल में भटकना। ना ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ। इस पर रूपम बोली, पिताजी, मैं चली जाऊंगी इन्हें चराने। ये बेचारी पूरे दिन भूखी रहेंगी, और भूखी रही तो दूध कैसे देंगी? तू जाएगी? नहीं रूपम, तू स्कूल जा। अरे वैसे भी तेरी 12वीं की पढ़ाई है। काजल चली जाएगी, वैसे भी वो पढ़ाई छोड़कर घर में ही तो बैठी है। काजल ने कहा, मैं आपने ऐसा सोच कैसे लिया पिताजी? पढ़ाई छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि मैं भेड़ बकरियां चराने जाऊंगी। रूपम को ही भेज दो। हाँ, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं जाती हूँ। रूपम जानवरों को लेकर जंगल की तरफ चली गई। वह पेड़ की छांव में एक बड़े से पत्थर पर बैठकर मन ही मन कहने लगी, हे प्रभु, माना कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरे नसीब में क्या तुमने जरा भी सुख नहीं लिखा? जब भी माँ को काजल और सोनम दीदी को प्यार करते देखती हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी भी माँ होती। मैं हमेशा उन दोनों की उतरन पहनती हूँ, उनकी जूठन खाती हूँ। क्या मेरा नसीब कभी नहीं बदलेगा? तभी उसे एक स्त्री दिखाई दी जो देवी के समान दिख रही थी। उसके चारों तरफ रोशनी थी। वह बोली, बेटी, तुम्हारा नसीब जरूर बदलेगा। इस पत्थर के पीछे एक गठरी रखी है, उसे तुम अपने घर ले जाना, फिर देखना तुम्हारा नसीब कैसे बदलता है। रूपम गठरी देखने के लिए पीछे मुड़ी तो वहां सच में एक गठरी रखी हुई थी। रूपम उसे उठाने लगी तो उसमें बहुत वजन था। रूपम सोचने लगी, अरे ऐसा क्या है इसमें जो इतना भारी है ये? उसने सोचा कि इसे खोलकर देखूं। गठरी खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें बहुत सारे गहने, पैसे, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने चारों तरफ देखा मगर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह स्त्री भी अब यहां नहीं थी। उसे पास में सिर्फ उसकी भेड़ बकरियां दिखाई दी। वह गठरी और अपने जानवरों को लेकर जल्दी ही घर वापस आ गई। रूपम अपनी माँ और पिताजी को आवाज लगाते हुए बोली, पिताजी, माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो जरा मुझे क्या मिला है। आवाज सुनकर सब बाहर आ गए। गठरी का सामान देखते ही वो लोग चौंक गए। बेटी, ये किसकी है और तुझे कहाँ मिली? पिताजी, मैं अकेली बैठी हुई अपने नसीब को दोष दे रही थी, तभी मुझे एक स्त्री दिखाई दी। वह मुझे ये देखकर अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने कहा कि इसे घर ले जाओ, फिर देखना तुम्हारा नसीब कैसे बदलता है। अरे बेटी, तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे किसी देवी ने इतनी बड़ी धरोहर दी। ये लाखों की नहीं, करोड़ों की संपत्ति है। पिताजी, अब हमें इसका क्या करना चाहिए? बेटी, ये तो तेरी अमानत है, जैसे तू चाहे वैसा कर। माधुरी अंदर से जल भुन रही थी। वह बोली, करना क्या है? तुम तीनों बहनों की शादी में काम आ जाएगा, और गहने तुम तीनों के काम आ जाएंगे। नहीं माँ, ये खजाना मैं शादियों में नहीं बल्कि किसी नेक काम में लगाऊंगी। माधुरी सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो ये बाप बेटी सब कुछ दान कर दें। क्यों ना रात में ये खजाना मैं कहीं ऐसी जगह छुपा दूं जो किसी को मिले ही ना। बाद में मेरी बेटियों के काम आ जाएगा, फिर बोल दूंगी कि चोरी हो गया है। रात में जब सब सो गए, माधुरी उठी और जमीन में गड्ढा खोदकर खजाने की गठरी वहां दबा दी। ऊपर से वहां संदूक रख दिया। लेकिन जब वह वहां से चली तो माधुरी गिर पड़ी। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह जोर से चिल्लाई, काजल के पापा! माधुरी की आवाज सुनकर सभी दौड़े दौड़े आए। संदीप ने बोला, क्या हुआ? माधुरी गिर कैसे गई? इस पर माधुरी घबरा कर बोली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? माधुरी सोचने लगी,
मैंने रूपम के गहने और जवाहरात की गठरी चुराई है। ये उसी का नतीजा है। वह जोर जोर से रोने लगी। माँ, ऐसे कैसे तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है? बेटी, मेरे अंदर लालच आ गया था। मैं लालच में अंधी हो गई थी और भगवान ने मुझे सचमुच अंधा कर दिया। कैसा लालच? मैंने रूपम की गठरी चुराकर संदूक के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दी। मेरे मन में आया कि मैं ये सिर्फ अपनी बेटियों को दूंगी, और जैसे ही मैं मुड़ी मेरी आंखों की रोशनी चली गई। रूपम बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, आज आपने मुझे बेटी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आपने कभी अनाथ के सिवा मुझे कुछ कहा ही नहीं। अब तुझे हमेशा लाड़ करूंगी, बस एक बार मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। संदीप ने संदूक हटाकर वहां से वह गठरी बाहर निकालकर रूपम के हाथ में दे दी। तभी माधुरी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए माँ, ये खजाना हम अच्छे काम में लगाएंगे। ये सब तेरा ही है बेटी। तू अनाथ नहीं, बहुत नसीब वाली है। आज के बाद तू सचमुच मेरी बेटी है। मैं कभी तुझे अनाथ नहीं कहूंगी। हाँ। रूपम ने अपने पिताजी की मदद से एक अनाथ आश्रम बनवाया, ताकि किसी भी अनाथ बच्ची को रूपम की तरह किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, और अपने लिए एक अच्छा घर भी। रूपम अपने पिताजी से बोली, पिताजी, अब आप भेड़ बकरी नहीं चराएंगे। ठीक है बेटी, अब से मैं तुम्हारे साथ आश्रम का काम देखूंगा। सब लोग बहुत खुश थे। सच में ही उस अनाथ बच्ची का नसीब बदल गया। प्रदीप एक गरीब किसान था। गांव में वह अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता था। थोड़ी खेती बाड़ी थी जिससे गुजारा हो जाता था। एक दिन पिंकी बोली, चलो प्रदीप, शहर चलते हैं। यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा। यहाँ इन खेतों में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। शहर में कोई भी नौकरी करोगे ना तो 10-12 हजार आराम से मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी तरह हमारी तनु भी एक गंवार जिंदगी जिए। नहीं पिंकी, तुम्हारी सोच गलत है। तुम जानती हो, इन खेतों से हमें 10-12 नहीं, कम से कम 20,000 रुपए बच जाते हैं। और घर की ताजी साग सब्जी मिलती है, वो अलग। हाँ, वो बात और है कि कुछ बच नहीं पाता, लेकिन जो यहां है वो शहर में नहीं है। और मैंने खेतों में धान भी तो रोपा हुआ है ना, वो भला ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूं? पिंकी गुस्से से बोली, नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे अपनी बेटी को लेकर शहर में रहना है। आप अपने खेत छुट्टी वाले दिन आकर देख लिया करना ना। वैसे भी कोई बहुत सारे खेत तो है नहीं, 1-2 ही खेत है जिसके लिए मरे जाते हो। प्रदीप पिंकी की जिद के आगे हार गया और गांव के घर में ताला लगाकर शहर चला गया। वहां जाकर उन्होंने शहर में एक कमरा किराए पर लिया और वहीं एक गैस एजेंसी में वह काम करने लगा। तनु उस समय 10 साल की थी। तभी पिंकी को पता चला कि वह फिर से गर्भवती है। प्रदीप ने उससे कहा, पिंकी, 10 साल बाद आज भगवान ने खुद ही तुम्हारी गोद भर दी, वरना यही लगता था कि हमारी तनु अकेली ही रहेगी। शायद भगवान को यही मंजूर था कि हमारा दूसरा बच्चा शहर में होगा। प्रदीप और पिंकी शहर में आकर बहुत खुश थे। प्रदीप भी समझ गया था कि शहर में आने का पिंकी का फैसला बहुत सही था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गैस एजेंसी में एक सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से एजेंसी में आग फैल गई। कई लोग मारे गए, जिनमें प्रदीप का नाम भी शामिल था। पिंकी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। तनु अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मेरे पापा को क्या हो गया? आप किस लिए रो रही हो? सब मेरी ही गलती है बेटी। ना मैं इन्हें गांव से शहर लाती, ना ये हादसा होता। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं?
मेरी जिद तुम्हारे पापा की जान ले बैठी। बेचारी तनु अपनी माँ का मुंह देखे जा रही थी। 2 महीने बीत गए। पिंकी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह तनु से बोली, तनु, तेरे पापा नहीं रहे, अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो तुम अपने गांव चली जाना। वहां हमारे खेत में धान पक गए होंगे। मंदिर के गल्ले में कुछ पैसे पड़े होंगे बेटा, वो भी निकाल लेना। माँ, आप ये क्या कहे जा रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पता नहीं बेटी, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। पिंकी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्ची को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी बच्ची बहुत ही स्वस्थ और सुंदर थी। तनु रोती रही, बिलखती रही। माँ, मम्मी, पापा तो हमें छोड़कर पहले ही चले गए थे और अब आप भी हमें अकेला छोड़कर चली गई। हम अनाथ हो गए मम्मी। मेरी ये नन्ही सी बहन अभी तो ये दुनिया में आई है, कहाँ से लाऊंगी मैं इसके लिए मम्मी? मैं कैसे पालूंगी इसे? उसने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और बोली, मेरी प्यारी सी बहन, तू बहुत ही बदनसीब है। तुझे कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलेगा, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। अब तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। उसने बच्ची का नाम परी रखा। परी भूख से रो रही थी। तनु ने उसे बोतल में डालकर दूध दिया तो वह गटागट पी गई और फिर खेलने लगी। तनु बोली, परी, तुझे बहुत भूख लगती है। अब तो मंदिर के गल्ले के पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं तेरे लिए दूध कहाँ से लाऊंगी? मम्मी ने कहा था कि गल्ले से पैसे लेकर गांव चली जाना, वहां हमारा खेत है, मगर वहां लाइट नहीं आती। तुझे डर लगेगा ना? परी अपनी आंखें टिमटिमाती और मुस्कुरा देती। तनु उसे अपने सीने से लगा लेती। एक दिन मकान मालिक बोला, हे लड़की, अब और कब तक रहेगी तू यहाँ पर? अरे ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ से खाली कर और अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जा। तो तनु ने कहा, अंकल जी, जो घर में पैसे थे वो सब खर्च हो गए। यहाँ कमरे में जो हमारा सामान है वो रख लीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए। परी भूखी है, वह भूख से रो रही है। मैं सिर्फ अपना कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मकान मालिक को लालच आ गया। कमरे में टीवी, गैस, बर्तन और भी सामान था। उसने तनु को 1000 रुपए दिए और कहा, अरे अब जा यहाँ से, सारा हिसाब बराबर हो गया है। हम मत आना यहाँ पर, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तनु परी को लेकर अपने गांव पहुंच गई। परी, यहाँ तो बहुत गंदा हो रहा है और अंधेरा भी है। थोड़ी देर तू बाहर लेट, मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। तनु ने सफाई तो कर दी, मगर घर में कुछ नहीं था। भूख भी जोर से लगी थी। अब वह खाएगी क्या? जो पैसे मकान मालिक ने दिए थे उनमें कुछ किराए में खर्च हो गए और बाकी परी के दूध के लिए भी तो चाहिए। ये सोचकर वह सिर्फ पानी पीकर लेट गई। वह सोचने लगी, अब ऐसा क्या करूं जो पेट भर के खाना खा सकूं और परी को भी पढ़ा लिखा सकूं। हे भगवान, इस अनाथ को इतनी हिम्मत देना कि वह अपनी और अपनी बहन की परवरिश कर सके। तभी उसे याद आया कि मरने से पहले मम्मी ने बताया था कि गांव में उनकी खेत में धान की फसल हो रही है। तनु ने सोचा, शायद अब हमारी फसल पक चुकी होगी। परी, सुबह हम अपने खेत पर जाकर देखेंगे कि फसल पकी है या नहीं। फसल कटेगी ना तो उसके बाद हमारे पास पैसा आ जाएगा। अगले दिन वह खेत पर गई तो देखा कि धान की बालें सुनहरी हो चुकी थीं।
उसने खुशी के मारे परी का गाल चूम लिया और बोली, देख परी, फसल पक गई। अब वो रोज परी को वहीं खेत में एक पेड़ के नीचे लिटा देती और धान की फसल काटने लग जाती और बीच बीच में आकर परी को दूध की बोतल पकड़ा जाती। इतनी छोटी उम्र में उसे मेहनत करते देखकर कुछ पड़ोस की महिलाएं भी उसकी मदद करने लगी। फसल अच्छी थी, इसलिए अच्छे दामों पर बिक गई, जिससे वह रसोई और परी की जरूरत का सामान खरीद लाई। आसपास के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन एक पड़ोस की महिला ने पूछा, बेटी, इस बार तो फसल बेचकर गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करोगी? तो तनु मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी जी, अब मैं भी अपने पापा की तरह धान लगाऊंगी और धान की खेती करूंगी। बस जैसे इस बार आपने मेरी मदद करी है, अगली बार भी थोड़ी सी मदद कर देना। आप सब मुझे बताते रहना कि क्या और कैसे करना है, बाकी मैं खुद कर लूंगी। तुम बहुत ही बहादुर हो बेटी, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब तनु हर साल धान की खेती करने लगी। परी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वह भी अपनी दीदी की मदद करने लगी। दीदी देखो, हमारे धान के खेत कितने लहलहा रहे हैं। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है परी। अगर आज ये खेत नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। हाँ दीदी, मम्मी पापा भी वहाँ ऊपर हमें खुश देखकर खुश होते होंगे। हाँ परी, वो बहुत खुश होंगे ये देखकर कि उनकी बेटियों ने अनाथ होते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। चल परी, अब बातें मत बना, आ अंदर आ, अभी पढ़ाई भी करनी है। और इसी तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं।